निरंजन पोद्दार जी, देखिए तमाम मुद्दों पर बात होती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, फिर चाहे रोजगार हो और महंगाई को लेकर लगातार अपोजिशन सवाल उठाता रहा है, लेकिन मजहब के मुद्दे पर भी लगातार वोटों की अपील यहां पर की जा रही है इस बार। और अभी हमने पिछले दिनों देखा और बहुत ज्यादा इस चीज में इजाफा हुआ। मसलन हम बात कर ले, मुगलों की भी एंट्री हो गई यहाँ पर, औरंगजेब की एंट्री हुई, फिर यहाँ पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई, तमाम ऐसी चीजें थी जिन्हें लेके आया गया। तो आपको लगता है इन सब चीजों को इस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान लाना क्या कितना सही है और क्या लोगों पर इस चीज का असर पड़ता है? जाहिरा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि 38 मिनट बाद में आपने मुझे समय दिया। अब जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा है, अभी आलोक जी यहां बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और कानों को बहुत प्यारी लग रही हैं वो बातें, लेकिन वास्तविकता क्या है कि 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है और लगभग आप ये समझ लीजिए पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें तो आधे राज्यों के अंदर एवरेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यानी कि डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। और अगर मान लीजिए आज 10 वर्ष के बाद में नरेंद्र मोदी जी को वोट मांगने के लिए जाना है, रैलियों के लिए जाना है, तो मेरे को एक चीज आज तक समझ में नहीं आई। जिस तरीके से आलोक जी भी गिना रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किया और इतना जिसको कहते हैं प्रकांड काम किया, पूरे हिंदुस्तान को आप ये समझ लीजिए विश्व की बिरादरी के अंदर शामिल कर दिया, तो मुझे आज ये चीज समझ में नहीं है कि जब आपके पास बेचने के लिए पुण्य है तो फिर आप रैलियों के मंच से पाप क्यों बेच रहे हैं? यानी कि वहां पे जाकर के आप प्रधानमंत्री जी ये जो मंगलसूत्र और ये जो जिस तरीके से ये विपक्षी दलों के ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं कि भाई अब पिछले 10 वर्षों से विपक्षी दलों की सरकार थोड़ी है। और जब 2014 के अंदर आप प्रधानमंत्री पद के लिए जब नामित हुए थे, या यूं कहें कि जब आप प्रत्याशी नियुक्त हुए थे, उस समय ये बातें सबको बहुत अच्छी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जायरा जी, मुझे एक चीज बताइए कि जब आपने 10 वर्षों की सरकार चलाने के बाद में भी केवल आपके भाषणों के अंदर अगर 90% विपक्ष के ऊपर आक्रमण करना ही आपको काम है, या यूं कहें कि उस समय अगर आप मंगलसूत्र और जिसको कहते हैं घुसपैठिया और ये तमाम जो आपके जिसको कहते हैं प्रवचन, जिनको देख करके कानों में से खून निकलता है या जिनको सुनकर के कानों को प्रिय नहीं लगता, तो क्या आवश्यकता है ऐसी बातें करने की? आप उन एयरपोर्ट्स की बात क्यों नहीं करते, उन रोडों की बात क्यों नहीं करते, उस जो आपने देश को आप कह रहे हैं कि हमने नेक्स्ट लेवल पे हम लेके गए, वो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गिनाते? क्योंकि मेरा ये मानना है कि वास्तविकता ये है। देखिए जायरा जी, अभी जैसे आलोक जी कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा काम हुआ है, भ्रष्टाचार रुक गया है। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए, इस देश की जो जनता है इसका वास्ता नॉर्थ ब्लॉक के भ्रष्टाचार पे नहीं पड़ता है, इसका वास्ता जो केंद्रीय जो राज्य सचिवालय होते हैं उनके भ्रष्टाचार से इसका वास्ता नहीं पड़ता। इसका वास्ता पड़ता है अपने क्षेत्र के थानों से, इसका वास्ता पड़ता है अपने क्षेत्र की तहसील से, अपने क्षेत्र के आरटीओ से, अपने क्षेत्र के राशन दफ्तर से, अपने क्षेत्र के एमसीडी दफ्तर से। और आज की तारीख में जायरा जी, अगर वास्तविकता पूछेंगे आप, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला है कि जो पहले स्थिति थी, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि अंडर द टेबल ले रहा है, लेकिन अब अंडर द टेबल की आवश्यकता नहीं है, अब तो ऑन द टेबल ही ले रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये, इसके ऊपर सरकार द्वारा या मोदी जी द्वारा आज तक एक व्याख्यान भी नहीं है, कार्रवाई तो छोड़िए, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी आलोक जी जो बातें बता रहे थे, देखिए जो कह रहे थे कि भाई ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं जायरा जी, इसमें आप अतिशयोक्ति मत मानना। नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि हम देश के अंदर इंस्पेक्टर राज खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता जानते हैं कि कानूनों के अंदर इतने कंप्लायंसेस लागू कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के कानून हो, चाहे वो जीएसटी के कानून हो। जब जीएसटी लेकर के आए थे तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे इंस्पेक्टर राज और लाल फीताशाही खत्म करने के लिए ला रहा हूं, लेकिन आज मेरे हिसाब से देश के अंदर कम से कम 1.5 करोड़ लोग तो अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर चुके हैं, केवल और केवल इन कंप्लायंसेस की वजह से। कि इसके अंदर पहले का सिस्टम ऐसा था कि उसके अंदर इंस्पेक्टर अगर कहीं किसी को पकड़ता भी था तो 1000, 2000, 5000 रुपए की मांग करता था, यानी कि घूस पत्री की। आज की तारीख में तो ऐसे कानून बना दिए कि जिसके अंदर लाखों रुपए से कम की घूस नहीं होती है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी इस चीज के बारे में चर्चा नहीं करते। और रही बात इनके मंत्रालयों की, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी 4 महीने पहले निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि वहां उनसे मिलने गए थे, और ये जो एमएसएमई जो कानून जिसके अंदर ये 43B जो लागू कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर,
उसके बारे में निर्मला सीतारमण जी से बात करी और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे घोषणा की थी कि हम इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से उसके बाद में लागू हो गए। मैंने जब ये देखा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि यार एक वित्त मंत्री की इतनी भी वक्त नहीं है कि उसके कहे हुए शब्दों को डिपार्टमेंट लागू कर दे। तो कहने का तात्पर्य ये है आलोक जी कि जनता, आम जनता, हाँ यहाँ पे समस्या क्या है जाहिर है जी। अब दूसरा बिंदु है कि और इसके बारे में मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए और मेरा ये मानना है कि वोट प्रतिशत कम होने में इस चीज का भी एक महती भूमिका है। वो क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जनता है जिसका एक परसेप्शन बन गया है कि सब सारे के सारे चोर हैं और इसलिए लोग क्या है कि ना इधर के उम्मीदवार को पसंद करते ना उधर के उम्मीदवार को पसंद करते, क्योंकि दलीय स्थिति है। तो ऐसे में एक इन्होंने नोटा लगा तो दिया लेकिन वो निर्जीव बटन है। मेरा ये मानना है कि उसको अगर सजीव कर दिया जाए, उसमें अगर प्राण डाल दिया जाए, तो जो लोग इस कैंडिडेट को भी पसंद नहीं करते, उस पार्टी को भी पसंद नहीं करते, वो लोग कहीं ना कहीं नोटा के लिए वोट करने के लिए जाएंगे। और नोटा के अंदर प्राण डालने का मेरा मतलब इतना ही है कि अगर प्रत्याशियों से ज्यादा नोटा के वोट होंगे तो वो चुनाव रद्द माना जाएगा और उन प्रत्याशी। जी जी, ताला सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।